बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान बहुत दिलचस्प है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चाय पे, जिसके बिना हमारी गैदरिंग कंप्लीट नहीं होती। अगर हम कहीं बैठे हो, सारे दोस्त बैठे हो और मिलके गपशप कर रहे हो और चाय ना हो तो वो गैदरिंग फीकी सी लगती है। आज चाय हर एक दूसरे इंसान की पसंदीदा मशरूब है। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, चाय का तारीख़ में एक अहम किरदार है। चाय जिसने अमेरिका को बरतानवी गुलामी से आज़ाद दिलाने में अहम किरदार अदा किया। ये 16 दिसंबर 1773 की निस्फ रात की बात है, जब अमरीकी शहर बोस्टन के ग्रेफन में लंगर अंदाज 3 जहाज़ों पर मुसल्लह अफराद का एक हुजूम सवार हुआ, जिनमें से कुछ लोगों ने मुहाक जंगजुओं का लिबास पहन रखा था। उन जहाज़ों में 340 डब्बों में 92,000 पाउंड या तकरीबन 41,000 किलोग्राम चाय भरी हुई थी। उस वक्त ये अमेरिका के उस खित्ते में सबसे ज़्यादा मकबूल मशरूब था। सन्स ऑफ लिबर्टी के नाम से मशहूर अमेरिकी मुहिब्बे वतन ग्रुप की हिमायत से जहाज़ में दाखिल होने वालों ने जहाज़ की अच्छी तरह तलाशी ली और चाय को जहाज़ से निकालकर बोस्टन के बंदरगाह में फेंक दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुताबिक उसने उन्हें आज के हिसाब से $10 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। चाय की तबाही के इस वाक़े ने बरतानिया की 13 कॉलोनियों को इनकलाब की तरफ धकेल दिया, या यूं कह सकते हैं कि अमरीकी इनकलाब ने जन्म लिया। बोस्टन में होने वाली इस तकरीब को बुनियादी तौर पर बोस्टन टी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। 16 दिसंबर के वाक़े तक बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ से उनकी रजामंदी के बगैर टैक्स लगाने की बार बार कोशिशों पर कॉलोनियों के एतराज़ात का पुरअमन हल मुमकिन नज़र आता था। लेकिन उस रात के बाद दोनों फरीकों ने नौ आबादियाती ताकत पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और एक साल के अंदर उस वक्त के बरतानिया और अमेरिका के दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई। टी पार्टी ने बहुत से मुहिब्बे वतनों को नाराज़ किया, क्योंकि ये निजी इमलाक पर हमला था, जिसका नतीजा बिलाखिर अमेरिका को भुगतना पड़ा। जब जॉर्ज वाशिंगटन को उसका इल्म हुआ तो उन्होंने चाय को तबाह करने की मजम्मत की। बेंजामिन फ्रैंकलिन इस कार्रवाई से इस कदर नाखुश हुए कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का नुकसान खुद अदा करने की पेशकश की। पहले सवाल का जवाब इस मुतनाज़ी मुआहदे में छुपा है, जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लॉर्ड नॉर्थ ने सन 1773 के मौसम बहार में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी बरतानिया की सबसे अमीर और ताकतवर जमात थी। उसकी अपनी फ़ौज भी थी, जो बादशाह की बाकायदा अफवाज से दुगनी थी। सियासी माहिर माशियात एडम स्मिथ ने जनूबी एशिया में उस इलाकाई सल्तनत की इंतज़ामिया को अस्करी और जाहिराना करार दिया था। ताहम बंगाल में शदीद खुशहाली और उसकी अपनी इंतज़ामिया में बदउनवानी की वजह से कंपनी दिवालिया होने के दाने पर पहुंच गई। चाय का कानून ही नॉर्दर्न के लिए एक हल था। हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों में बरतानिया के मसाइल को हल करने की उम्मीद में पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुमाली अमेरिका में कम वक्त पर 17 मिलियन पाउंड चाय फरोख्त करने के लिए लीज दी। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने चाय पर नो आबादियाती टैक्स की, जो उसने टाउनशेंड रेवेन्यू एक्ट 1767 के तहत नाफिज किया था, उसे बरकरार रखा। यहाँ तक कि टैक्स की इजाफी कीमत के बावजूद कंपनी की चाय किसी भी दूसरे चाय से सस्ती होने का वादा किया गया था। ड्यूटी फ्री डिच चाय, जो जॉन हैंकलॉन्ग जैसे ताजिरों के जरिए स्मगल की जाती थी, उससे भी सस्ती थी। सन 1765 के स्टाम्प एक्ट के बाद कॉलोनियों पर टैक्स लगाने की पार्लियामेंट की कोशिशें बहुत हद तक नाकाम हो गई और शुमाली अमेरिका के नौ आबादियाती बाशिंदों को खदशा था कि चाय के एक्ट का मतलब बरतानवी सियासतदानों को फतह होगा, जिनका मानना था कि पार्लियामेंट को कॉलोनियों में उनके नुमाइंदे की रजामंदी के बगैर महसूलात बढ़ाने के लिए टैक्स लगाने का हक हासिल है। बोस्टन में होने वाले वाक़े की गूंज अमेरिका के मशरिकी साहिल पर आबाद दूसरे शहरों में भी सुनाई दी। उस मामले में बोस्टन अकेला शहर नहीं था। उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद मुज़ाहमत मैसाचुसेट्स में हुई। जैसे जैसे चाय के कानून की मुखालिफत फैलती गई, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया में मुहिब्बे वतन लोगों ने कंपनी के बहरी जहाज़ों को चाय ले जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। उससे जहाज़ को बरतानिया वापस जाने पर मजबूर किया। दूसरी जगहों पर चाय को बंदरगाह पर उतार कर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। चार्ल्सटन के बाद जनूबी कैरोलिना के ताजिरों ने चाय के खेप के लिए अदायगी की। मकामी मुहिब्बे वतन लोगों ने उन्हें उसे बंदरगाह में खाली करने पर मजबूर कर दिया। शुमाली कैरोलिना के एडेंटन में ख़वातीन ने एहतजाज किया और उनमें से 51 ने एक पेटिशन पर दस्तखत किए
جس میں انہوں نے اس وقت کے چائے نہ پینے کا عہد کیا جب تک ان کے آبائی ملک کو غلام بنانے کے قانون کو ختم نہیں کیا جاتا۔ ویلمنگٹن بندرگاہ کی خواتین نے قبضے کے چوک پر چائے جلائی۔ چائے کی تباہی کی خبر جب لندن پہنچی تو امریکی مفادات سے ہمدردی رکھنے والے برطانوی شہری بھی برہم ہو گئے۔ جزوی طور پر یہی وجہ ہے کہ بہت سے استعماریات کی حمایت کرنے والوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ذاتی املاک پر حملہ تھا۔ اس واقعے کا پارلیمنٹ نے 3 تعزیری قوانین کے ساتھ جواب دیا۔ میساچوسٹس کی خود مختاری کو محدود کر دیا گیا، کالونی کی عدالتوں میں مداخلت کی گئی اور بوسٹن کی بندرگاہ پر تمام تجارتی لین دین کو اس وقت تک معطل کر دیا گیا جب تک کہ ذمہ دار ایسٹ انڈیا کمپنی کا معاوضہ ادا نہ کرے۔ مورخین آج ان قوانین کو تعزیرات یعنی سزا کے قوانین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ استعماریات کی حمایت کرنے والوں سے ایک ناقابل برداشت فعل قرار دیا۔ دونوں وضاحتیں بہت درست تھی۔ اگر پارلیمنٹ نے کم سخت رد عمل ظاہر کیا ہوتا تو بوسٹن میں نجی املاک کی تباہی پر بہت سے لوگوں کے غم و غصے کے پیش نظر امریکیوں نے چائے ٹیکس ادائیگی کی مخالفت پر نظر ثانی کی ہوتی۔ آخر کار وہ لوگ جو گریفن ہاربر پر جہازوں پر سوار ہوئے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا، لیکن لارڈ نارتھ نے دلیل دی کہ پارلیمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے 22 اپریل سن 1774 کو ہاؤس آف کامنز کو بتایا کہ نتائج کی فکر کیے بغیر ہمیں یہ خطرہ مول لینا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ ٹھیک 1 سال بعد ایک حکومتی اقدام جس کی مسٹر نارتھ کی امید تھی، اس سے نتیجہ برطانیہ کے حق میں بدل جائے گا۔ اس سے کنگ جارج سوم کی 13 کالونیوں کو آزادی کے لیے بغاوت پر مجبور کر دیا۔ امریکیوں نے 16 دسمبر کے واقعات کے بارے میں جو بھی سوچا تھا، میساچوسٹس پر عائد پابندیوں نے انہیں مزید پریشان کر دیا۔ اس سے یہ خدشہ پیدا ہوا کہیں اور رہنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ استعماریات کے حامیوں کو یہ محسوس ہونے لگا اگر برطانیہ کا واحد آپشن طاقت ہے تو ان کے پاس بھی صرف مسلح مزاحمت رہ گئی۔ اس کا نفاذ جولائی میں ہوا اور 4 جولائی سن 1776 کو آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ ناظرین، عنوان مکمل ہوا۔ سننے کے لیے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔